सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थंडर क्लासेस। आज की इस क्लास में हम जानेंगे लाइट के बारे में, लाइट और उसके बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लाइट एक्चुअल में है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइट की डेफिनेशन से। लाइट क्या है? तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। बेसिकली लाइट हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में हैं तो आपको वहाँ की कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगी। अगर आपको वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट देखनी हो तो सबसे पहले आपको कमरे में बल्ब जलाना पड़ेगा ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के प्रेजेंस में देख पाओ। यहाँ पर डेमोस्ट्रेट भी किया गया कि सूरज की रोशनी जैसे किसी फूल पर पड़ती है तभी हम उसे देख पाएंगे। अगर रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट जस्ट लाइक अ साउंड को अगर ट्रैवल करवाना है तो उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। या तो सॉलिड होना चाहिए मीडियम, या फिर लिक्विड होना चाहिए, या फिर गैस होना चाहिए। लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक रेक्टिलिनियर मोशंस को फॉलो करता है, मतलब कि एक सीधी लाइन में ही हमेशा चलता है। लाइट को बेंड नहीं करवा सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में भी बेंड होता है कुछ, लेकिन वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देते हैं, लाइट हमेशा एक सीधा पाथ को ही फॉलो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सेकंड पॉइंट हम समझते हैं। लाइट कास्ट शैडो। लाइट हमेशा परछाई का निर्माण करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के प्रेजेंस में रखा जाए तो उसकी एक परछाई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का कहाँ पे होता है? तो वैक्यूम में होता है, जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एयर के अकॉर्डिंग। इसका वैल्यू होता है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर्स पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड्स। ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस फॉलोइंग में हैपेंस। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ेगा तो 3 चीज़ें हमें दिखाई दे सकती है। या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर रिफ्रैक्शन होता है, या फिर अब्जॉर्प्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट किसी सरफेस पर पड़े, स्मूथ सरफेस पर, और टकरा करके वापस लौट आए। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और एब्जॉर्प्शंस में ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन होता है। लाइट क्या होता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर क्या है रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो टकरा करके वापस लौट जाती है। इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर फिगर में शो किया गया है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और मिरर पर एक लाइट आ रही है जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और ये आकर के एक नॉर्मल वाले पॉइंट पे टच कर रही है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, बाउंस कर रही है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल वाले पॉइंट पर टच कर रही है और टच करके बाउंस कर जा रही है। जो लाइट आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो लाइट की रे लौट रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर बता रहा है यही है हमारा नॉर्मल। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 लॉ को फॉलो करता है। सबसे फर्स्ट लॉ, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले ये जान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं किसे? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों का जो पॉइंट रहता है वो सेम ही रहता है किसी भी मिरर में। ये दोनों लॉज इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने हैं। Image is a point where at least 2 light rays actually meet or appears to meet. Image होता क्या है? Image बस एक पॉइंट है जहाँ पर कम से कम 2 लाइट के रे या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, लगता है कि मिल रही है, या फिर एक्चुअली में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए 2 कंडीशंस दिखाया गया है। एक प्लेन मिरर के केस में लिया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का इमेज तैयार किया जा रहा है किसी प्लेन मिरर में तो वर्चुअली उसके पीछे बनता है, लेकिन जब भी कोई
लोकेशंस पे, किसी पर्दे पर किसी ऑब्जेक्ट का अगर निकल जाता है, इमेज बन जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका एक रियल इमेज बना है, वहाँ पर एक्चुअली मीट किया है। इमेज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है रियल इमेज। सबसे पहले जान लेते हैं रियल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज तब बनता है जब लाइट की रे एक्चुअली किसी सरफेस के साथ, किसी पॉइंट्स के साथ मिल जाती है, जबकि वर्चुअल रियल में एक्चुअल में अपीयर्स टू मीट, यानी कि मिलते हुए प्रतीत होता है, एक्चुअल में मिलता नहीं है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को चाहें तो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज बेसिकली इन्वर्टेड होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। मतलब कि रियल इमेज उल्टा हमें दिखाई देगा, लेकिन वर्चुअल इमेज एकदम सीधा होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल इमेज का एग्जांपल देख लेते हैं। इमेज फाउंड ऑन सिनेमा screen and found by concave mirror is a real image, but image found by plane mirror and convex mirror are virtual image. आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फिगर के थ्रू दिखाया गया है इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा गया और ये एक ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस से लौट आ रहा है। अब मिरर के पीछे हमने क्या किया, यहाँ पर एज्यूम किया है यहाँ पर से ये लाइट यहाँ मिल रही होगी, लाइट की रे। अब जब इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्टेड रे का भी पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है और एक इमेज बन रहा है। तो इस तरह से जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर के थ्रू, ये हमारा कहलाएगा एक वर्चुअल इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके बारे में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है, ठीक है, और इरेक्ट होता है यानी कि सीधा होता है। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज के आप होंगे आपका प्लेन इमेज में इमेज का साइज भी सेम टू सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर एक फिगर के थ्रू दिखाया जा रहा है, सपोज दैट ये आप है, ये आपका भाई है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हाइट के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लेन मिरर है जिसके थ्रू ऐसा लग रहा है। थर्ड पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट मिरर। इसका सिंपली मतलब समझते हैं, किसी भी प्लेन मिरर के सामने आप जितनी भी दूरी पर खड़े होंगे आपका इमेज प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज का जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस के इक्वल होता है प्लेन मिरर में। और लास्ट पॉइंट, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर के अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसा अज्यूम होगा कि लेफ्ट हैंड ही उठ रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आपका राइट हैंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि राइट हैंड उठाया जा रहा है तो यहाँ लेफ्ट हैंड उठ रहा है, तो ये इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। हालांकि लैटरली इन्वर्जन का हम यूज़ भी करते हैं एप्लीकेशंस में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। यानी कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हमें राइट में दिखाई देता है और राइट साइड का हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहेगा वो एक्चुअली में लैटरली इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा, ताकि कोई भी गाड़ी अपने साइड मिरर में एम्बुलेंस को फ्रंट से देखे तो उसको ये सीधा दिखाई दे। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर्स के। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आर कॉल्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। सिंपली प्लेन मिरर एक प्लेन पार्ट होता है मिरर का, लेकिन स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, जिसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। कॉनकेव मिरर हल्का सा धंसा हुआ है गोल टाइप का, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हल्का सा उठा हुआ टाइप का रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड रहता है इनवर्ड। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड रहता है और इसमें जो इमेज बनेगा वो कन्वर्जिंग रहेगा, मतलब कि एक पॉइंट पर आकर के मीट करता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि एट इन्फिनिटी से कई सारी रेज आ रही हैं लेकिन मिल रही है यहाँ पर फोकस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में और देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। कॉनकेव मिरर में जहाँ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड था, अंदर की ओर था, वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कर्व्ड आउटवर्ड होगा और इसमें जो इमेज बनेगा वो डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे मिलना और डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट से बाहर निकलना, दूर हटना। तो सो बेसिकली कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर बनता है, डाइवर्जिंग होता है। कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स।
स्फेरिकल मिरर में कुछ कॉमन टर्म्स है, इसको समझने के लिए फिगर को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सर्कल, इसका जो बीच का पार्ट, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, यही है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसे हम पोल कहेंगे। अपेचर्स MN यहाँ पे जो शो हो रहा है, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यह जो पूरा डायमीटर है ये जो इस स्फेरिकल मिरर का, इसी को हम कहेंगे अपेचर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, इसको हम C से इंडिकेट करते हैं। द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, मतलब कि स्फेरिकल मिरर जिस भी एक स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर ही क्या कहला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर फिगर में ध्यान से समझ लेना है, E यहाँ पर पोल है, C यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F इसका फोकस है, ये जो लाइन है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इनवर्ड है ये इसका रिफ्लेक्टेड एरिया तो वो कनकेव मिरर होगा, अगर रिफ्लेक्शन वाला जो पैनल है हमारा आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स होगा। कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर, कुछ कॉमन टर्म्स भी, पॉइंट्स भी है जो स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले फोकस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज फोकस। फोकस को ध्यान समझना, प्रिंसिपल एक्सिस का वैसा पॉइंट जहाँ सारे पैरेलल लाइट एक्चुअली में मीट करता है या फिर मीट करता हुआ एज्यूम होता है, उसे हम कहेंगे फोकस। फोकल लेंथ क्या कहलाएगा, तो पोल से लेकर के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान समझना है, पोल से लेकर के फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। रिलेशंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन, और वो होता है F = R/2, यानी कि फोकल लेंथ का जो वैल्यू होता है वो रेडियस का हाफ होता है, स्फेरिकल मिरर के रेडियस का हाफ होता है। इसके डेरिवेशन का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा आपके अपने चैनल थंडर क्लासेस पर, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि F = R/2 को हम डिराइव कैसे करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में अब हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या बेसिक रूल्स होगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला रूल, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पारी पारी समझते हैं। सबसे पहले देखिए कॉनकेव मिरर में यहाँ पर इन्फिनिटी से एक लाइट रे आ रही है, मिरर के सरफेस पर टकरा रही है और टकरा करके जिस पॉइंट को कट करते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए लौट रही है, वही है इसका फोकस। और सेम टू सेम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ये पॉइंट F यानी कि फोकस पे। सेकंड रूल, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। यहाँ पे ध्यान समझना, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से डाइवर्ज हो रहा है या फिर फोकस से निकल रहा है तो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। यहाँ पे अगर हम कोई लाइट रे भेज रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थ्रू आउट हो रहा है, C से पास अगर कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस C से ही लौटेगा। फोर्थ रूल, a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis। यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्शन पे लॉ का फॉलोइंग हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक आ रही है, पड़ रही है, तो इससे नीचे ये डाइवर्ज हो रहा है या फिर कन्वर्ज हो रहा है सेम एंगल पे। अब इसके बाद हमें देखना है रे डायग्राम फॉर इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम फॉर इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर में अब हम कंडीशंस देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पर रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा होगा या फिर कैसा बनेगा। तो सबसे पहले कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पर रख दिया जाता है तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल इन्वर्टेड का मतलब उल्टा।
साइज़ क्या होगा, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा होता है। अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने बहुत दूर पर किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो फोकस पर तो उसका बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। सेकंड केस में वन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि सी के थोड़ा सा नज़दीक हो, सी के आसपास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तब उसका जो इमेज बनता है वो फोकस और सी के, यानी कि फोकस एंड कर्वेचर रेडियस के बीच में बनता है। और इसका भी जो नेचर है इमेज का वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साइज़ इसका डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा लेकिन इसका भी साइज़ छोटा होगा। थर्ड रेस, वन ऑब्जेक्ट इज एट सी, वन जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तब इसका जो इमेज बनेगा वो भी सी पर ही बनता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। और इसका जो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, साइज़ रहेगा सेम साइज़ का। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज सेम साइज़ का वहीं पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। यहाँ पर एक चीज़ है जो कॉमन है, सब चीज़ में नज़र आ रहा है, इसका जो नेचर है इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हर एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है हमारा कॉनकेव मिरर। सो फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर ऑफ रेडियस, अगर ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में रखा जाता है तब उसका पोजीशन क्या होगा इमेज का, तो वो सी के पार बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं इन्फिनिटी और सी के बीच में। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम एज प्रीवियस। साइज इसका क्या होगा, एनलार्ज्ड, यानी कि थोड़ा सा बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। फिफ्थ कंडीशन में वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, इमेज पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने फोकस पर रखा जाता है तो उसका जो पोजीशन रहेगा वो इन्फिनिटी पे होगा, यानी कि इन्फिनिटी टाइम्स बनेगा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज़ क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा। यानी कि यहाँ पर एक रेसिप्रोसिटी भी दिखाई दे रही है। अगर हम इन्फिनिटी पर रख रहे थे ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने तो उसका इमेज बन रहा था फोकस पे, और यहाँ पर जब फोकस पर रखा जा रहा है तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। और उस केस में क्या था, बहुत ही छोटा इमेज बन रहा था, लेकिन जब फोकस पर रख रहे हैं और उसका पोजीशन इन्फिनिटी पर है इमेज का पोजीशन, तो साइज बहुत ही बड़ा है। सो लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल, कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तब जो उसका इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनता है। एक्चुअल में ये इमेजिनरी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट रहेगा। साइज उसका क्या रहेगा, एनलार्ज्ड, यानी कि बड़ा बनेगा इमेज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, तो सबसे पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है किसी भी टॉर्च या फिर सर्च लाइट्स के एक रिफ्लेक्टिव पैनल के रूप में, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। सेकंड यूज़ क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज नंबर ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इस कॉनकेव मिरर का, अगर कभी भी दांत वात निकालना रहता है या फिर इसका इलाज करना रहता है तो कॉनकेव मिरर के थ्रू ही देखते हैं वो लोग, क्योंकि इसका जो इमेज बनता है थोड़ा सा इलाज हो जाता है। थर्ड क्या है, कॉनकेव मिरर यूज एज ए शेविंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। कॉनकेव मिरर का यूज़ दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ताकि इमेज थोड़ा सा बड़ा बने और हम अच्छे से बिना कटे छटे दाढ़ी हम बना सकें। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ये सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मेकअप का यूज़ में आएगा कॉनकेव मिरर हमारा। फोर्थ, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। लार्ज, बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सो रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कि कहाँ पर किस ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसका इमेज कहाँ पर तैयार हो। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो उसका पोजीशन जो होगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज पॉइंट साइज एकदम छोटा बनेगा। When ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में हम रखते हैं तब उसका जो इमेज बनेगा वो पोल एंड फोकस के बीच में होगा, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। साइज उसका कैसा होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का सिंपली अगर उसका प्रॉपर्टी देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक छोटा इमेज बनाता है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे
Convex mirror are used as a rear view mirror in vehicles because they always give an erect through image. They have a wider range of view as they are curved outward. चूँकि यह बाहर की ओर कर्व्ड होता है इसलिए हम एक लार्जर एरिया को चाहे तो कैप्चर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और बड़े इमेज को छोटा छोटा करके हमें दूर तक ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, ताकि हम साइड मिरर में यह देख सकें कि हमारे पीछे पीछे कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर और क्या हो सकता है? कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ ब्लाइंड टर्न ऑन द पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। जहाँ कहीं कहीं पर ब्लाइंड टर्न होता है वहाँ पर शहरों में हमें देखने को मिलता है कन्वेक्स मिरर, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी गाड़ी उधर से आ रही है। यूज्ड इन शॉप्स एज अ सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर में भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्टिव पैनल के रूप में, ताकि एक लार्जर एरिया को सिक्योरिटी कैमरा कैप्चर कर सके। नहीं तो फिर जहाँ पर कैमरा लगा रहेगा सिर्फ उसी सामने वाला पॉइंट को ही कैप्चर करेगा। हालांकि हमें पूरा एरिया चाहिए, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद आती है बारी साइन कन्वेंशन की। तो स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन होता क्या? तो देखो यहाँ पे ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर रहा तो इसका जो लेफ़्ट साइड रहेगा, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, वो नेगेटिव होता है एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि पोल का अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। फिर से समझते हैं, स्फेरिकल मिरर का डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव रहता है, साइन कन्वेंशन लेना रहता है, और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव लेना रहता है। उसी तरीके से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पोल के जस्ट ऊपर अगर हम जाना चाहिए हाइट अपवर्ड तो वो पॉजिटिव लेना है हमें, और जब हम नीचे देखना चाहें यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव रहता है, यानी कि हाइट अपवर्ड इक्वल टू पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा, जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा u ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी कहीं पे रखेंगे तो हम मिरर के सामने ही रखेंगे, तो इसलिए u हमेशा आपको नेगेटिव लेना रहता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर का केस है तो फोकस वहाँ पर नेगेटिव होता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर का अगर केस देखा जाए तो वहाँ पर हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। आपको ध्यान से क्या समझना है, साइन कन्वेंशन इसका कि फोकस पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। मिरर फार्मूला आसान है, उस पर रख करके वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। गड़बड़ कहाँ पर हो जाता है, जब हम कन्वेंशन साइंस को उल्टा ले लेते हैं तब हमारा आंसर करेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर इस बात को हम समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ यानी कि एफ वो कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव रहेगा, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबका कॉम्बिनेशन से एक मिरर फार्मूला तैयार करेंगे। अब मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, वेयर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अब बारी आती है मैग्नीफिकेशन सीखी। मैग्नीफिकेशन क्या, तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन एक रेशियो को बताता है। रेशियो किस चीज़ का है, तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो ही बताता है हमारा मैग्नीफिकेशन। अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, m मीन्स मैग्नीफिकेशन शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे, तो इमेज हमारा रियल बनेगा। अगर m का वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज हमारा रियल बनेगा। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज हमारा वर्चुअल बनता है। अगर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाए तब m का रेशियो सिंगल होता है, यानी कि 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। अगर हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब हम कहेंगे कि m का जो रेशियो आया है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इमेज बड़ा बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा। अगर hi और ho यानी कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो 1 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि इमेज हमारा डिमिनिश्ड रहेगा, यानी कि छोटा बनेगा। अब जो मैग्नीफिकेशन है इसका हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दो हो सकता है, पहला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा m इक्वल टू -b अपॉन u। v क्या बता रहा है, इमेज का जो डिस्टेंस बन रहा था वो, एंड u क्या बता रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है। कुछ और फैक्ट्स समझ लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। किसी भी प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा +1 होता है। वेयर प्लस साइन इंडिकेट्स द वर्चुअल इमेज, प्लस क्या साइन बता रहा है कि वो इमेज कैसा वर्चुअल है हमारा। 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज का साइज और उस ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है एंड लेस देन 1 है तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और m का वैल्यू पॉजिटिव आया है और 1 से कम आया, यानी कि रेशियो में आपका आंसर कुछ भी आया है 1 से स्मॉलर, तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। और अगर m पॉजिटिव ही है और उसका वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो गया, ज़्यादा आ गया, तो वो हमारा कॉनकेव मिरर रहेगा। और अगर m का वैल्यू इन द केस नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो हमारा कॉनकेव मिरर है। बस
तो जितना पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है बेसिकली एग्ज़ाम के लिए उतना काफ़ी है, खास करके क्लास 10th वालों के लिए, CBSE वालों के लिए। अगर इतना पॉइंट्स आपके दिमाग में रहता है तो आप थियोरीज़ में कहीं पर फंसने वाले नहीं हैं, आप अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी, क्वेश्चंस की MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इस पर प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल थंडर क्लासेस एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आती रहें हमारी वीडियोज़ की। सो थैंक यू, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।